अभी बजे है यहाँ पे 10:30 और वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज अपना रिपब्लिक डे है, तो सभी भारतवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज हम यहाँ केन्या में भी मोम्बासा सिटी में जो हमारा प्लांट है उसमें भी आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बस उसके लिए हम सब रेडी हो गए हैं, मतलब दूसरे राउंड में ही जा रहे हैं और यहाँ पे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो मिलते हैं वहाँ पे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। The Indian Constitution, which has 444 articles, divided into 22 parts, 12 schedules, 118 amendments, and 14,63,850 parts in the English language. ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे अभी हमारे पीएम साहब ने बताया कि हमारा देश किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। एक्चुअली लास्ट 70 इयर्स का जो पूरा एक प्लान था वो पूरा कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स और बहुत सारा डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। पिछले कुछ समय से या तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे हमारे ड्रॉबैक्स रहे हैं, या तो हमने जो भी कुछ भी खोया है उसको अचीव करने के लिए पूरा इंडिया अभी एक साथ मिलकर काम कर रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कुछ बातों में हम इतने डिपेंडेंट थे, या तो कुछ बातों में हम अभी भी इतने पावरफुल नहीं हुए थे कि हमारी इकोनॉमी इसके कारण पूरा पोर हो रही थी। आज इसको जीडीपी या तो हमारे पूरे देश में सोर्स नहीं बन पाया। इसका कारण यह है कि पूरे वर्ल्ड में हम हमारा ऑन प्रोडक्शन या तो लोकल फॉर वोकल, ये जब भी बात है लोकल फॉर लोकल, या तो हमारे खुद के एंटरप्रेन्योर है उसको बढ़ावा देने की जो एक सोच आई है, उसके कारण हमारी रेवेन्यू भी बढ़ी है और हमारा देश का ग्रोथ भी बढ़ा है। सिकंदर हम जानते हैं सभी, या तो अलेक्जेंडर भी नाम सुना है कि जो पूरे वर्ल्ड को जीतने की ख्वाहिश रखता था। वो एक बात कहता था कि आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ आर्मी ऑफ लायन which is led by sheep, but I am always afraid army of sheep which is led by lion। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है सेंटेंस में समझने का। अगर शेरों की फौज है लेकिन उसको चलाने वाला भेड़ बकरी जैसा होगा तो मुझे उससे डर नहीं है, लेकिन भले भेड़ बकरी की फौज हो लेकिन उसका चलाने वाला लायन जैसा आदमी होगा तो मुझे उससे डर लगता है। लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब आजाद हुए थे 1947 में, उस समय में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने 5 इयर्स तक लॉर्ड माउंटबेटन को बोला था कि आप यहाँ पे रहिए और हमें सिखाए कि हमें कैसे राज करना है। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो 70 इयर्स तक हमें खा गया। आप आजाद होने के बाद भी वो लॉर्ड माउंटबेटन खुद बोल रहे, आर यू श्योर मिस्टर नेहरू यू आर स्टिल वांट ब्रिटिश गवर्नर टू रन द इंडिया? अभी भी आपको जरूरत है? हमने तुमको आजाद कर दिया है और फिर भी तुम हमें 5 साल यहाँ पे राज करने के लिए बोल रहे हो। हमें सिखाओ हमें कैसे राज करना है, हमें कैसे गवर्नमेंट चलाना है। ये जो मेंटालिटी थी वो मेंटालिटी 70 इयर्स तक रही। डिपेंडेंसी
जो देश ऐसा था कि यहाँ पे बड़े से बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े से बड़ी गवर्नमेंट हुई है, महाभारत काल ले लो, रामायण काल ले लो, कि यहाँ पे दुनिया में आज तक कोई भी गवर्नमेंट या तो कोई भी ऐसी राज्य व्यवस्था नहीं थी। उससे भी बढ़िया और स्ट्रेंथन वाली राज्य व्यवस्था होने के बाद भी हम ऐसा बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट करने का या तो गवर्न करने का सिखाया जाए, राज कैसे करते हैं, जो पूरे विश्व को राज करना सिखाया। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो हमें पता है कि उसका जस्ट 35 किलोमीटर सिर्फ खाने की व्यवस्था थी। मतलब कि इतने बड़ी फौज थी हमारी, या तो महाभारत युद्ध में इतने सारे लोग लड़ने वाले थे, उनके खाने की व्यवस्था या तो रहने की व्यवस्था जस्ट 35 किलोमीटर में थी। 800 साल की गुलामी के बाद हमारी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि हमें पता नहीं कि देश कैसे चलाना है, और हमारे लोग पूछते हैं फिर भी अंग्रेजों से आप 5 साल तक और रहिए और हमें सिखाए। जब हमारे फौजी या तो हमारे उस समय के 1947 का आजादी के बाद हमारे जो सोल्जर के जो बहुत बड़े अफसर जाते हैं कि चलो आज हमारा देश आजाद हुआ, आज हमारे कुछ प्राइम मिनिस्टर कुछ डिक्लेयर करेंगे कि चलो अभी हमारे हाथ में हमारा पावर आया तो क्या करेंगे नेक्स्ट। जब वो जाके सैल्यूट करता है और बोलता है कि वी आर रेडी फॉर रूल द कंट्री, तो बोलते हैं कि वी नो नीड आर्मी, हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, वी नीड ओनली पुलिस। देखो देश आजाद हुआ है लेकिन सोच ऐसी है कि अब उसको आर्मी नहीं चाहिए। और उसके बाद 1965 में 1972 में चाइना और पाकिस्तान सभी ने हमला करने के बाद पता चला कि भाई आर्मी चाहिए। तो ये जो देश चलाने वाला जो लीडर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है कि आज भी 70 इयर्स तक हमारे देश को पड़ोसी देश खाता रहा एक ही नाम पे, कश्मीर पर। तो कश्मीर ऐसे ही चला गया। उस समय भी संसद में बात हुई थी कि कश्मीर क्यों जाने दे रहे। उस समय के लोग भी बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पावरफुल थे। पूछा था उस समय नेहरू जी को, बोले कि वो कश्मीर में क्या हो रहा है, सब झाड़ और झांकरे और कांटे जैसा है। तब उस आदमी ने बोला था ऐसे टोपी निकाल के, यहाँ पे भी सर पे बाल नहीं है तो क्या करे, उसको जाने दे। बंजर जमीन हो तो क्या उसको जाने देना चाहिए। ऐसे हिम्मत वाले लोग थे। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये होता है कि समर्थ, शक्तिमान और काबिल लोगों को पीछे छोड़ के ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं और इसके कारण हमें बहुत सारे बात भुगतनी पड़ती है। उस समय के कांग्रेस अधिवेशन में बहुत ही क्लियर डिसीजन हुआ था कि सरदार पटेल विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ वर्षन के कारण जो काबिल आदमी नहीं है वैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और पूरा उसकी जो एक जनरेशन पूरे 70 इयर्स तक हमारे देश को खा जाती है। इतिहास को इतिहास की तरह ही देखना चाहिए। उसमें कोई भी बांछोड़ नहीं होनी चाहिए कि ये इतना बड़ा आदमी है, ये वो है, इसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि हमारे हरिश्चंद्र महाराज सबसे बड़े दानवीर थे। उसको सुबह मॉर्निंग में जाके कोई भी आदमी बोले कि मुझे ये चाहिए तो वो दान में देते थे। एक बार उसको सपने में किसी ने राज्य मांग लिया, सपने में, फिजिकली सामने तो नहीं आया, उन्होंने पूरा राज्य दान कर दिया। ये जो सात्विकता की अतिरेकता है ना वो भी खतरनाक होती है। उसका भी एनालिसिस हुआ है कि हरिश्चंद्र महाराज वो बहुत ही समर्थ राजा था इक्ष्वाकुकुल के। उस समय में भी उसको सपने में उसने किसी को राज्य दान कर दिया। अगर आज में ऐसे सात्विक लोग हो, उसको सपने में ऐसा आए कि पाकिस्तान के किसी अफसर ने भारत मांग लिया और दे दिया, तो ये सात्विकता का अतिरेक भी हमारे इंडियन फिलोसॉफी में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो किसी भी लेवल का आदमी क्यों ना हो, इतना ओपन और स्टडी वाला हमारा फिलोसॉफी रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गुड, ये हमारी पहली फिलोसॉफी रहती है। महाभारत के काल में या तो कृष्ण भगवान के समय में बहुत सारे जरासंध के युद्ध होते थे। बहुत सारा युद्ध होने के बाद यादवों को लगा कि कृष्ण भगवान यहाँ है इसलिए वो बार बार आक्रमण कर रहा है। कृष्ण भगवान को रिक्वेस्ट किया गया कि भाई आप यहाँ पे रहेंगे तब तक ये लोग आक्रमण करेंगे, आप यहाँ नहीं रहेंगे तो ये आक्रमण बंद कर देंगे। कृष्ण भगवान उस समय में ऐसे थे कि जो राजा बनाते थे वो किंग मेकर, राज्य जीतते थे, राज्य योग्य व्यक्ति को राज देके निकल जाते थे, फिर अगला राज्य में धर्म स्थापना करते थे। वैसे आदमी को बोला जाता है कि आप थोड़े समय के लिए इस जगह से चले जाइए तो यहाँ पे वो लोग अभी आक्रमण नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान वो जगह छोड़ के
रण छोड़ के रणछोड़ राय बन गए। किसके लिए? अगर मेरे एक के कारण, मेरे चले जाने के कारण अगर समष्टि का कल्याण हो तो मुझे ये कलंक मान्य है। हमें सबको पता है कि रणछोड़ राय ने किसके लिए पढ़ा। यादवों ने बोला कि थोड़े समय के लिए आप यहाँ से चले जाइए, तो ये लोग हमारे पर आक्रमण करते वो नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं समष्टि का हित। वो उस समय चाहते तो बोलते कि मैं तुम्हारा अधिपति हूँ। उस समय यादवों के वो अधिपति थे कृष्ण भगवान, उसके कुलश्रेष्ठ थे। वो बोले कि अगर मैं करूं ऐसा ही होना चाहिए, आप लोग कौन होते हैं मुझे यहाँ मेरे राज्य से निकालने वाले? तो कोई भी उसके सामने बोले। और उसने नम्र विनंती की थी उन लोगों ने, फिर भी वो चले गए। ये जो छोटी छोटी बातें होती ना, ये फ्यूचर का डिसीजन बता दे। अगर वो नहीं जाते, वो अपने वचन पे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या तो अपने व्यक्तिगत अहम के लिए वो वहां खड़े रहते तो बहुत बड़ा अनर्थ होता। लेकिन वो भगवान होते भी रणछोड़ राय बन गए। सेम 1947 में अगर हमारे महात्मा जी ने बहुत पूज्य है, उनका रोल बहुत ही बड़ा है, लेकिन कुछ डिसीजन में अगर उन्होंने किसी को वचन दिया और समस्त व्यक्ति को छोड़ के एक ऐसा आदमी जिसका कैरेक्टर उसको पता है उसके हाथ में 5 करोड़ दे दी, फिर जो देश का जो हश्र हुआ, जो हाल हुआ, वो उनको भी पता था और उनको भी उसका पछतावा हो रहा था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उसका एनालिसिस होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आज का एनालिसिस, आज की जो बातें हैं वो हमारे फ्यूचर डिसाइड करती है। आज हमारे यहाँ पे भी एक लीडर आया है, लेकिन हमारी प्रजा को कभी भी क्या है, आज भी इलेक्शन होता है या तो आज भी कुछ भी इलेक्शन होता है, कोई फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का लैपटॉप, ये जो मेंटालिटी हमारी वो क्या प्रदर्शित करती है? वी आर परचेजेबल एंटिटी। आज भी कोई बाहर का लोग आ गया और हमें दे देंगे कुछ भी फ्री में, तो वी आर स्टिल रेडी टू सेल। हम हमारी जो डिग्निटी है, हमारा जो भी है, वो बेचने के लिए कभी भी रेडी हो जाएंगे। कोई भी पॉलिटिशियन आपके इलाके में आके आपको फ्री का जो ऑफर दे रहा है 21st सेंचुरी में भी, इसका मतलब क्या है? इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी आपका ये एक स्टेटस हो गया है। ये मेंटालिटी जब तक हमारे अंदर रहेगी तब तक ये दिक्कतें आती रहेगी। हमारे जो करंट गवर्नर है, अभी हमारे जो आयात है या तो जिसको पूरा एक्सपोर्ट, हम आयात करते हैं $68 मिलियन की और निकास करते हैं $35 मिलियन की। $25 अरब का जो खाद है वो अभी भी मिटाना है, इसलिए हमारा रुपीज जो डाउन जा रहा है। अब ये जो इकोनॉमिकल बातें है वो कैसे होगी? हमें हमारे खुद को कैपेबल बनाना है। जैसे पीएम साहब ने बोला कि आज भी हम डिफेंस का बहुत बड़ा बजट रखा है। डिफेंस पे हम पहले सब बातें पे हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड रहते थे। आज हमारा खुद का DRDO है, वो खुद टैंक बना रहा है, राइफल्स बना रहा है, सब युद्ध की सामग्री बना रहा है। हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर में तो हम सबके आगे, सबसे आगे है और हमारा नंबर 1 है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी वाइज, डिफेंस वाइज, ये जो भी बातें थी उसको भी हमने रिकवर किया है। आज हमें प्लेन के लिए, टैंक के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। ये जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ 5 साल में खत्म नहीं होगी। 70 इयर्स का हमें जो खाद है, हमारा जो खड्डा पड़ा है, उसको फील करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है। आज भी हम कोई भी अच्छा स्टेप हमारा गवर्नमेंट लेते हैं, हम लोग रास्ते पे आ जाते हैं, बस से जला देते हैं, ट्रेन की पटरियां उखड़ देते हैं। ये क्या मेंटालिटी है हमारी? हम बहुत सब बोलते हैं गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी कोई एंजल की कोई ऐसी टोली नहीं है, ये हमारे में से गवर्नमेंट आता है ना। हमारा सरपंच है, हमारा सांसद है, हमारा MLA है, वो कहाँ से आता है? हमारे बीच में से आता है ना कोई। हम बोलते हैं गवर्नमेंट करप्ट है। करप्ट कैसे होगी? गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, गवर्नमेंट एक चैनल है, वो सब हमारे में से आते हैं। हमारा सरपंच को ले लो, सरपंच बनने के बाद उसके बाद रॉयल एनफील्ड आ जाएगी, अच्छा सा कार आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बेसिक जो हमारी जो मोरालिटी है वो प्रॉब्लमेटिक है। हम लोगों को क्या है कि इंडिविजुअली सुधरना पड़ेगा, इंडिविजुअली अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाके पूरा देश बदलेगा। सिर्फ गवर्नमेंट ऐसा कोई नहीं कि गवर्नमेंट की एक मान अलग नहीं है कि जो वसी से पूरे गवर्नमेंट बनती है, हमारे से गवर्नमेंट बनती है ना। तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो हमारे दिमाग में जो ये सब घुसा पड़ा है ना, वो सब निकालना पड़ेगा, जब जाके विश्व स्तर पे और भी हमें आगे बढ़ना है। आज बेशक हमारा जो देश है वो विश्व के सबसे बड़ी इकोनॉमी में, विश्व के सबसे स्ट्रेंथन में माना जाता है,
उस समय भी ऐसा नहीं कि हमारे लोग कमजोर नहीं थे, लेकिन लीडरशिप कमजोर नहीं होनी चाहिए। हमारे भगवद गीता में कहा कि यज्ञदादरति श्रेष्ठ लोकस्तदनु वर्ते शयन प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। मतलब कि जैसा राजा होता है ना वैसा प्रजा बनती है। पहले हमारे पास शेरों की फौज थी, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश हमारा भारत छोड़ के क्यों गए? सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारी आर्मी को लड़ते हुए उसने देखा था। जो हमारे सिख रेजिमेंट थी, राजपूत रेजिमेंट थी, उस समय जो हमारे फौज थी उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के दांत खट्टे कर दिए थे। हम ब्रिटिश के साइड से, क्योंकि हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे। तो हमारे लोगों ने इतना फाइट किया था हमारे सोल्जरों ने कि ये देखकर ब्रिटिश लोगों को लगा कि ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के अंडर में सब रेडी थे ब्रिटिश के सामने लड़ने के सामने। तो ये बात ब्रिटिशर को पता चली कि ये जितने भी लोग हैं ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो जाएंगे और हमें उसके सामने लड़ना पड़ेगा। इसके कारण भारत आजाद हुआ। उसके गवर्नर को पूछा गया था उस समय कि व्हाई यू लेफ्ट द इंडिया, ऑलरेडी आपने वर्ल्ड वॉर तो जीत लिया, ऑलरेडी आप इतने पावरफुल है वर्ल्ड में। बोले कि आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष बाबू, इसके कारण हमें देश छोड़ना पड़ा। क्योंकि व्हाट अबाउट द नॉन वायलेंस मूवमेंट? बोले नथिंग। आप समझते हैं कि एक गाल पे मारेंगे दूसरा गाल दर्जे के लोगों को मजा आएगा ना रूल करने में। अगर आप इतने ढीले ढाले रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो किसी को जाने की जरूरत ही क्यों है? पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था। कृष्ण भगवान ने बोला था कि बस सिर्फ 5 गांव दे दे भाई, पूरा हस्तिनापुर तू ले ले, सिर्फ 5 गांव तो दे दे पांडवों को। नहीं देना है, बोले एक सुई का तिनके जैसा भी नहीं देना। तो ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र धर्म, उसके कारण हमारे यहाँ युद्ध होता था। हमारी पवित्र सीता माता को एक रावण दुष्ट लेके ले गए, उसकी पूरी लंका जला दी थी। और यहाँ 800 साल तक हमारे पे राज किया गया और हमारे लोग इतने निस्तेज हो गए। तो उसका कारण ये है कि हमने हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारा जो युद्ध कला थी, हमारा जो मिलिटेंट पावर था, वो हम भूल गए। हमारे भगवान भी लड़े, उसने भी बड़े बड़े युद्ध किए और हम अहिंसा की बात करके बैठ जाएंगे। आज हमारा पड़ोसी हमारे कंधे, हमारे मस्तक पे राइफल लेके खड़ा है और बोले कि हम अहिंसावादी है, मारो एक गोली की जगह 2 गोली। ये कैसे चलेगा? ये जो मेंटालिटी थी, ये कायरता थी, वो हमें छोड़नी पड़ेगी। हमारे जो जवानों के सर काट लिए जाते थे और हम बोलते थे कि हम क्या करें, हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते, लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद बहुत शांति हो गई। तो टिट फॉर टेट ये बहुत जरूरी होता है। ये सब हमारे राजाओं ने, हमारे भगवान ने, जिसको हम पूज्य मानते हैं, उन्होंने युद्ध किए हैं। तो ये जहां भी होता है, इंटरनल हम हमारे प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करेंगे। हमारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उसको हम नहीं मानते। हमारे लिए जो राष्ट्र में, हमारे भारत में जो भी लोग रहते हैं वो सब भारतीय है। पारसी लोग थे, फारसी बाहर से आए थे, फिर भी उसको भारत ने ले लिया। उसके लिए कोई भी आज भी द्वेष भाव नहीं है, या तो उसको कोई अलग हमारा कोई उसका भेदभाव नहीं करते हम। हमारे भारत में कोई भी आ जाए, अगर वो भारतीय संस्कृति के अंडर में जीता है तो हमारी जिम्मेदारी है और उसको बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। लेकिन बाहर का आदमी अगर हमारा होके भी अगर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है तो उसको हम मार देते हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी रही है, ये हमारी ओरिजिनलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज की जो गवर्नमेंट में ये थोड़ा फर्क है और उसके अंडर में हम भी ऐसे अपने आप को मजबूत बनाए, हमारा भी कंट्रीब्यूशन करें तो हमारा देश बेशक बहुत आगे जा सकता है। और हम देख रहे हैं कुछ बातों में हमें और भी अपलिफ्ट होना है, इंडिविजुअल एज अ पर्सन। आज भी हम जातिवाद पे, धर्म के नाम पे हम गवर्नमेंट चूज करते हैं, हम हमारे रीजनल नेता है उसको चूज करते हैं, हम काबिलियत नहीं देखते हैं, हम उसकी एफिशिएंसी नहीं देखते, उसका नॉलेज नहीं देखते। लेकिन ये मेरे कास्ट का है, ये मेरे एरिया का है, ऐसे करके हम उसको चुनते हैं। आज भी ये जो हमारा जो मेजरमेंट है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हमारे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे संस्कृति में कणाद मुनि थे, वो निरेश्वरवादी थे, नास्तिक थे, सिर्फ कण को ही मानते थे, भगवान को नहीं मानते। उसको भी हमने ऋषि माना है। इतना ओपन माइंडेड हमारा संस्कृति है, इतना संकुचित हम नहीं है। तो ये सब बातें जानना है हमें, और हमें इंडिविजुअल हमारे आने वाले जनरेशन को ये समझाना है कि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है। और ये बात हम हमारे कल्चर में, हमारे एजुकेशन में लाएंगे तो बेशक
आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसे लोग खड़े होंगे, ऐसे नेता खड़े होंगे जो हमारे देश को हजारों साल तक ऐसी परिस्थिति देते रहेंगे। इसी के साथ आज का स्पीच खत्म करके मैं सबको फिर से तो ढेर सारी बधाई करके यह करता हूँ। जय हिंद। To protect our nation from social evil. Happy Republic Day. Jai.